Friends, today we are going to discuss about the law of contract. इससे पहले कि मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करूं, I would like to say something about the law of contract. Why do we read the law of contract? Law of contract मॉडर्न बिजनेस लॉ का एक सुपर स्ट्रक्चर है. पूरा मॉडर्न बिजनेस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि बिजनेस आजकल बिना प्रोमिसेस के नहीं चल सकता. और प्रोमिसेस जो किए जाते हैं, क्या वो परफॉर्म किए जाते हैं? अगर परफॉर्म नहीं किए जाते तो अगर ब्रीच होती है तो उसकी ब्रीच के कॉन्सिक्वेंस क्या है, वेदर वी कैन फाइल एनी सूट अबाउट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आम तौर पर विलियम एंसन ने ये कहा है कि प्रोमिसेस शुड बी फॉलोड. प्रोमिसेस, इफ वन पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस, अगर कोई व्यक्ति ने वचन दिया है, देन ही इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. अगर वो नहीं परफॉर्म करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो न केवल बिजनेस कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि everyone and every day he enters innumerable number of contracts from morning till evening. क्योंकि अगर आप किसी तरह से अगर अपनी मोटरसाइकिल अगर किसी मैकेनिक के पास अगर रखने के लिए जाते हैं रिपेयर के लिए, तो नेचुरली यू डू नॉट इवन इमेजिन कि यू आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप किसी शॉपकीपर से अगर कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई सिगरेट खरीदने के लिए या कोई चीज़ खरीदने के लिए अगर कोई ऑफर किया है, तो फिर वहाँ पर भी आप यू आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द शॉपकीपर. तो लेकिन होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कि अगर आज हम वचन कर रहे हैं तो पालन करने का मामला जो आता है, परफॉर्मेंस का मामला आता है, वो सालों बाद आता है. इफ द पर्सन गोज बैक फ्रॉम हिज प्रॉमिस, देन व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ऐसे में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें इसका जवाब देता है कि क्या रेमेडीज़ हैं जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको अवेलेबल हैं. तो इससे पहले कि हम रेमेडीज़ के ऊपर जाएं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम ये देखें कि कंसेप्ट्स क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट लॉ के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है. अगर डेफिनेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट की देखी जाए तो सेक्शन 2H जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, उसके अंदर कहा गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बता रहे हैं. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एंड सेकंड थिंग, इन्फोर्सेबिलिटी इन द एग्रीमेंट. इफ द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल देन इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि बहुत से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो सोशल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल. ओनली द लीगल प्रोमिसेस, जहाँ पर एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल, वही यानी जो है उनका पालन किया जा सकता है. अब एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आई कि एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे, जहाँ पर कहा गया एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर. प्रत्येक वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होवे करार कहलाता है. यानी कि एवरी प्रॉमिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट. दूसरी, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, क्या आपने मुझे प्रॉमिस किया, मैंने आपको प्रॉमिस किया, ये एक सेट है, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉमिस एग्रीमेंट. तो एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस इज एन एग्रीमेंट. अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉमिस क्या होता है. तो प्रॉमिस के लिए अगर आप देखें कि प्रॉमिस की डेफिनेशन जो बताई गई है यहाँ पर कि व्हाट इज ए प्रॉमिस, सेक्शन 2B के अंदर बताई गई है कि व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस. कि अगर किसी तरह से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ये वचन हो जाता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रस्ताव क्या होता है. प्रस्ताव के लिए जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A के अंदर दी गई है, उसमें कहा गया है व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, जब कोई व्यक्ति अपनी किसी कार्य को करने की इच्छा दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है, ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की या कुछ न करने की, विद ए व्यू टू गेट द असेंट ऑफ द अदर पर्सन. इस
आशय से, इस उद्देश्य से कि दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर अपनी सहमति दे, तो कहते हैं कि वो प्रस्ताव करता है, कि व्हेन ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने की या किसी कार्य से रुकने की, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति प्रस्ताव करता है। इसकी जो जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। व्हेन, तो प्रॉमिस क्या है? दिस इज एक्सेप्टेड प्रपोजल। और जब प्रॉमिस एक्सेप्ट, जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, जो ऑफरर है, जो प्रस्ताव करने वाला है, वो प्रोमिसर बन जाता है, और जिसने स्वीकार किया है वो ही बिकम्स ए प्रॉमिस। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज ए प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक्सेप्टेड ऑफर, यानी कि स्वीकृत प्रस्ताव, यानी जो है वो आपका वचन कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो चीज़ें यहाँ पर हमने बताई कि एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मैंने आपको बताया कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी प्रत्येक प्रस्ताव, प्रत्येक वचन प्रस्ताव है, यानी एग्रीमेंट है, और प्रत्येक वचनों का संवर्ग भी एग्रीमेंट है। अब सवाल ये होता है दूसरी चीज़ क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है? पहली चीज़ तो आपका एग्रीमेंट, सेकेंड इज लीगल ऑब्लिगेशन, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्लिगेशन। क्या अगर एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि बहुत से एग्रीमेंट होते हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोशल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, रिलीज एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। ये सपोज यू आस्क योर फ्रेंड टू डाइन विद हिम एंड विद यू, तो फिर ये भी एक तरह का यानी जो है एक प्रपोजल है, और वो एक्सेप्ट करके आपके यहाँ आता है और आप जो है घर छोड़कर चले जाते हैं। तो नेचुरली ऐसी इस पोजीशन के अंदर कैन द पर्सन एंड फाइल ए सूट अगेंस्ट यू? नो, he cannot file a suit only because that is not a contract, that is not an agreement which is enforceable by law। वो agreement नहीं है जो किसी तरह से इन कानून द्वारा प्रवर्तन नहीं हो। Likewise, if you ask your friend to go for a walk in the morning and the next day your friend comes, you are sleeping, you ask your mother to say you that you go back, कि अगर आपने अपनी माँ से कहा कि जाके मना कर दो, मुझे नहीं जाना है, तो ये क्या, ये भी एक एग्रीमेंट है? ये एग्रीमेंट है, लेकिन ये एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट है। दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल हो सकता है व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अगर किसी तरह से लीगल रिलेशंस अगर उत्पन्न करने के लिए नहीं है, तो वो एग्रीमेंट किसी भी तरह से वो जो है इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। और आमतौर पर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में हमेशा ये इंटेंशन रहती है पार्टीज की कि दे वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, और अगर किसी तरह से अगर उसमें अगर फॉलो व्यक्ति अगर किसी तरह से अगर वचन का पालन नहीं करता है, तो यू कैन गो फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस, और वहाँ पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें कहना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट जो हैं, यानी जो कि आपको पढ़ने होंगे, यहाँ पर कि कुछ तो क्लासिफिकेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि यानी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, कुछ कहलाते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल यानी कि द्विपक्षीय यानी जो है करार या द्विपक्षीय यानी कॉन्ट्रैक्ट, और यूनिलेटरल एक पक्षीय कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूनिलेटरल यानी जो है एक पक्षीय करार। अब बाइलेटरल व्हेन बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज व्हेन दे मेक द प्रॉमिस, दोनों पक्षकार जब प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस इज बीइंग एक्सचेंज, जब एक व्यक्ति दूसरे को वचन देता है, दूसरा व्यक्ति आपको वचन देता है, दिस इज ए बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यूनिलेटरल प्रॉमिस के अंदर वन पार्टी यहाँ पर जो है मेक ए प्रॉमिस, केवल एक पक्षकार, यानी प्रॉमिस इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट, यानी कार्य के बदले वचन दिया जाता है। प्रॉमिस इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट, जहाँ पर कि अगर किसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक कैफ़े वाला एक अनाउंसमेंट ये करे कि हमारे यहाँ जो भी चाय पीने के लिए आएगा या कॉफ़ी पीने के लिए आएगा, तो हम एक फ्रीक्वेंट बायर कार्ड उसे इशू कर रहे हैं, और जब भी वो चाय पीने के लिए आएगा तो हम एक बार उसके ऊपर स्टाम्प लगाएंगे, और जब वो 10 बार चाय पी लेगा हमारे यहाँ, तो उसके 10 टाइम्स के बाद हम उसको कुछ ऑफर देंगे। यानी कस्टमर सपोज क्या, ही बाइज 10 cups of tea and
द फ्रीक्वेंट बायर कार्ड इज स्टाम्प 10 टाइम्स, 10 बार उसका जो है कार्ड आपने यानी जो है उसको स्टाम्प लगा दिया। अब यहाँ पर कैफे हैज मेड ए यूनिलेटरल यानी प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ पर जब तक दूसरा व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, स्टाम्प लगवा के कार्ड नहीं रखेगा, दूसरा व्यक्ति जब तक 10 बार चाय नहीं पिएगा, तब तक उसके साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। दिस इज यूनिट। यू माइट हैव हर्ड द केस ऑफ यानी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पर क्यों वहाँ पर भी वो जनरल ऑफर भी, उसमें भी यानी जो कार्य के बदले एक्ट किया जाता है, यानी जो है वचन जो के बदले कार्य किया जाता है। जब तक दूसरा व्यक्ति सामने वाला कार्य नहीं करेगा, तब तक किसी भी तरह से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर जो है निर्मित नहीं हो सकता। दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का हम करते हैं वैलिडिटी के आधार पर, कि एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच हैव ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, जिसमें कि तमाम विधिक जो है अपेक्षाएं, विधिक आवश्यक तत्व उसके पूरे रहते हैं। इसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन वन और मोर ऑफ द पार्टीज, जब एक या एक से यानी जो है या एक या अधिक पक्षकार यानी जो है व्हेन दे हैव लीगल राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, जब उनको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दे आर यानी एक तरह से कहना चाहिए कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिसको कि आप खत्म कर सकते हैं। लाइकवाइज एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी जो है क्रिएट्स नो लीगल ऑब्लिगेशन। शून्य करार के अंदर किसी तरह का भी कोई विधिक यानी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। एंड देयर इज नो रेमेडी इन ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम, अगर किसी तरह से आपने किसी को अपराध करने के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन लाइकवाइज हिट कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने कहा कि फलां व्यक्ति को तुम मार दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। दे कैन नॉट बी इन्फोर्स, क्योंकि दे हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन, किसी भी तरह दे क्रिएट नो लीगल ऑब्लिगेशन, वहाँ पर कोई विधिक दायित्व का सर्जन नहीं होता। इसी तरह से एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड ओरली और इन राइटिंग, जहाँ पर कि लिखित करार करें या मौखिक करार करें, जहाँ पर कि जो है बाई वर्ड्स ऑफ माउथ या बाई राइटिंग, यानी जहाँ पर कि लिखित कर। लाइकवाइज एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड इन फैक्ट, यानी जो है तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है व्हेन द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस, यानी दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के आचरण से निर्मित हो जाता है। यानी व्हेन द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस यानी जो है इंडिकेट दैट एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड आउट, कि सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर ये दर्शित करती है कि यहाँ पर पक्षकारों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसे में यानी जो है वो एग्रीमेंट जो है आपका यानी जो है इम्प्लाइड यानी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इन लॉ, जहाँ पर क्या जो है जैसे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद नेचुरली ही इज नॉट ऑफरिंग, ही जस्ट सिट देयर इन द क्लिनिक, डॉक्टर उसको देखता है और उसके बाद वो व्यक्ति यानी जो है डॉक्टर उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। तो वहाँ पर दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर जो है कि ऑफर किसी भी तरह से बाई वर्ड्स ऑफ माउथ नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से इम्प्लाइड है कि व्यक्ति आया है तो डॉक्टर विल गिव हिम द रीजनेबल ट्रीटमेंट, जो भी है उसका रीजनेबल ट्रीटमेंट डॉक्टर देगा, और उसके बाद यानी जो है वो उसकी जो फीस है डॉक्टर की वो व्यक्ति फीस पे करेगा। तो दिस इज ऑल इम्प्लाइड बाय द सर्कमस्टेंस। यहाँ पर ये सब परिस्थितियों के आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है निर्मित हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो मैंने आपसे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इन फैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तमाम एक अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है। अनइन्फोर्सेबल यानी जिसे कहते हैं अप्रवर्तनीय करार, यानी ऐसा करार which meets all the basic legal requirements, सब basic legal requirement तो उसमें सब मौजूद रहते हैं, but may not be enforceable because of some legal rule, क्योंकि वहाँ पर कोई legal rule का requirement रहता है कि जहाँ पर कि जो है contract is required to be in writing, तो फिर वो आप उसे मौखिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइकवाइज कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है दैट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर वहाँ पर जो है किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या इट इज़ अटेस्टेड बाय विटनेसेस, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट है कि इट मस्ट बी अटेस्टेड, तो वहाँ पर बिना अटेस्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यानी जो है नहीं हो सकता। तो फिर वो भी यानी जो है मैंने आपसे कहा कि यानी जो है क्योंकि और वैसे ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स दे आर फुलफिल्ड, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज the requirement of writing, requirement of registration, requirement of attestation is not there. इसी तरह से एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट रहता है।
एग्जीक्यूटेड जहां पर ऑल द पार्टीज फुल्ली परफॉर्म, जब सभी पक्षकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं निष्पादित कॉन्ट्रैक्ट है ये, यानी जो है जहां पर कि ऑल द पार्टीज फुल्ली परफॉर्म इन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। लाइकवाइज एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है निष्पादनीय, यहाँ पर कि अनटिल सच ड्यूटीज आर परफॉर्म, दैट इज यानी जो है एग्जीक्यूटरी, कि अगर जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ड्यूटीज अगर लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किए तो वो एग्जीक्यूटरी है। लेकिन वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे भी ऑब्लिगेशंस रहते हैं जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जानते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए और दूसरी चाहिए एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, यानी जो है यानी कि मूल्य का किसी भी तरह से यानी जो है एक्सचेंज। तो जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होगा, तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियां आपको ऐसी भी मिलेंगी इन विच द लॉ इन्फोर्सेस ऑब्लिगेशंस, जहां पर कानून ऐसे ऑब्लिगेशन ऐसे दायित्वों को यानी जो है टू पे यानी जो है इन्फोर्स करता है, यहाँ पर यानी जो है फॉर सर्टेन, यानी यहाँ पर यानी जो है कुछ परिस्थितियां इस तरह की हैं, लॉ इन्फोर्सेस द ऑब्लिगेशन, यानी देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इवन देन द लॉ सेज द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। किसी भी तरह से एक तरफ से न कोई प्रस्ताव है न दूसरी तरफ से स्वीकृति, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस दे आर सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट दे आर द रिलेशन विच आर रिजेंबलिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो संबंध ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते संबंध है, सादृश संबंध है, लेकिन वो किसी भी तरह से वो यानी जो है इन रियल सेंस ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूप में नहीं है। तो ये यहाँ पर ऐसे ही यानी जो है मैंने आपसे कहा कि सर्कमस्टेंसेस विच इन विच द लॉ इन्फोर्सेस द ऑब्लिगेशन टू पे, यहाँ पर कि कानून कहता है कि जो किसी व्यक्ति को अगर कोई लॉस हुआ है, किसी व्यक्ति को कोई बेनिफिट अगर हुआ है तो उसके लिए फिर पेमेंट किया जाए, यानी इवन इन द एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी यानी जो है कानून यानी जो है कह रहा है कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर लॉ इज पुटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द लॉसेस, टू पे फॉर द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी पर्सन इन एब्सेंस ऑफ लीगल एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, इन और द एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर जो ये सर्कमस्टेंस जो मैंने आपसे कहा कि ये नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जिसमें कि सबसे पहले यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे सेक्शन 68 से लेकर 72 तक जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ाया जाता है वो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कल्प संविदा है, अर्ध संविदा जिसे कहना चाहिए, कि रिक्वायरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड। क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इम्पोज इससे पहले किया जाए और आप कहें कि साहब लीगल रिक्वायरमेंट पूरे होना चाहिए, तो इट कैन कॉज इनजस्टिस टू सम पार्टीज। ये ऐसी स्थिति में कुछ पक्षकारों के साथ ये अन्याय कर सकता है। यहाँ पर जो है कि जहाँ पर जो है जैसे एक व्यक्ति है जो किसी का घर पेंट करने के लिए पहुंचा, यहाँ पर अब ही हैज गॉन टू द हाउस ऑफ मिस्टर जो है राम सिंह, बाई मिस्टेक ही इज पेंटिंग द हाउस ऑफ श्याम, श्याम का हाउस पे कर रहा है वो, जबकि यानी ही हैज गॉन टू पेंट द हाउस ऑफ राम सिंह, बट ही इज देयर पेंटिंग द हाउस ऑफ श्याम। ऐसी पोजीशन के अंदर अगर श्याम अगर किसी तरह से ही नोज कि वो व्यक्ति जो है ही इज पेंटिंग द हाउस, ही इज पेंटिंग माई हाउस, ही इज नोइंग इट जो है ही इज पेंटिंग हाउस, बट डज नॉट इन्फॉर्म ऑफ द एरर, उसकी गलती नहीं बता रहा है कि भैया ये मेरा मकान है, ये श्याम, जबकि वो राम सिंह के मकान को वो श्याम का मकान पेंट कर रहा है, और ये गलती यानी जो है श्याम नहीं बता रहा है उसे कि भाई ये राम सिंह का मकान नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो है ऐसी पोजीशन के अंदर कोई भी फैक्ट यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो है यहाँ पर जो है कानून यानी जो है इन्फर कर लेगा कि यहाँ पर उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि अगर वो किसी तरह से ही इज इनेबलिंग दैट मैन, श्याम इज इनेबलिंग दैट पर्सन एंड टू गेट फ्री पेंट, यानी जो है क्योंकि उसे मालूम है कि ये मकान राम सिंह का नहीं है, लेकिन फिर भी श्याम जो है उसके मकान को पेंट कर रहा है और श्याम नहीं बता रहा है यहाँ पर, तो फिर कोई भी व्यक्ति ये इन्फर कर लेगा यहाँ पर कि एज ए मैटर ऑफ लॉ ए प्रॉमिस इज मेड, यानी कि उसने यानी जो है प्रॉमिस कर दिया है बाय द यानी जो है बेनिफिटेड पार्टी टू पे, यानी जो है जिसको शाम को अगर फायदा हो रहा है तो कानून ये इन्फर करेगा, कानून ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि यहाँ पर इसके द्वारा इसे वचन दे दिया गया है टू पे द रीजनेबल वैल्यू ऑफ द पेंट,
पेंट किए। तो ये यहाँ पर जो है कन्फरिंग बेनिफिट बाय वन पार्टी नोइंगली, यानी आप अगर किसी तरह से ही इज एक्सेप्टिंग द बेनिफिट नोइंगली, जानते हुए वो अगर लाभ अगर स्वीकार कर रहा है, एंड रिटेनिंग अंडर द सर्कमस्टेंसेस, एंड जो है ऐसी परिस्थितियों में उस लाभ को वो अपने पास रिटेन हुए, दैट मेक इट अनजस्ट, कि ये बिल्कुल अनजस्ट है उसके लिए टू डू सो विदाउट पेइंग इट, कि बिना पे किए हुए उन लाभों को वो रखे रहे श्याम, ये बिल्कुल ही अनजस्ट है, ये अयुक्त युक्त है, ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। इसलिए कानून कहता है कि उसके और उस श्याम के बीच में एक क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशन डेवलप हो गई है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अनजस्टली रिच नहीं होने दिया जाए। कानून ये एक सिद्धांत है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स का, कल्प संविदाओं का, कि देयर शुड बी नो अनजस्ट इनरिचमेंट, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को अयुक्त लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। और अगर श्याम ने नोइंगली उस लाभ को लिया है, जानते हो कि ये एरर कर रहा है, उसे नहीं बताया कि ये राम सिंह का मकान नहीं है, और अपने मकान को पेंट करा लिया, तो ही इज बाउंड टू पे द रीजनेबल यानी कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, जो पेंटिंग की जो भी कॉस्ट आएगी उसे पे करने के लिए बाध्य होगा। इसी तरह से प्रोमिसरी स्टॉपल का प्रिंसिपल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आप देखें कि इन सम सिचुएशन कि पर्सन में रिलाई ऑन ए प्रॉमिस, कई बार है कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर व्यक्ति दूसरे के वचन के ऊपर रिलाई करता है, यहां पर दैट इज मेड बाय अनदर दो द प्रॉमिस एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस, हालांकि जो वचन दिया गया है जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई, यहां पर किसी भी तरह से ये सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस डज नॉट जस्टिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट, कि वहां पर किसी तरह से द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, यानी जो है यहाँ पर व्यक्ति ने वचन दिया, उसके वचन के आधार पर दूसरा व्यक्ति अपनी पोजीशन को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, यानी जो है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बिकॉज वन, अब यहाँ पर यानी जो है, यहाँ पर अगर आप देखें कि कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बिकॉज वन और मोर रिक्वायरमेंट, यानी जो है यहाँ पर अगर आप देखें कि हालांकि यहाँ पर सम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे आर मिसिंग, क्योंकि व्यक्ति ने वचन दिया, उसके वचन के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्थिति बदल ली, तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर अगर वो व्यक्ति जो वचन दे रहा है, इफ ही इज फोर्सिबली, यानी जो है ही इज फोर्सिंग, यहाँ पर दूरदर्शिता से ये कल्पना कर रहा है कि दिस प्रॉमिस विड बी एक्टेड अपॉन, ये वचन जो है इसके ऊपर अमल किया जाएगा, तो फिर वो व्यक्ति ही हैज कम अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ये अलाउ करने दिया जाए, इसे ये इस बात की परमिशन दे दी जाए टू आर्ग्यू, यानी द पर्सन हु मेड द प्रॉमिस, यहाँ पर जो है दैट नो कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, यानी जो है कि जिसने वचन दिया है और वो कहे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्रिएटेड, यानी जो है बिकॉज ऑफ, यानी जो है क्योंकि हमने किसी तरह से आपने हमको कोई उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, क्योंकि सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज मिसिंग, क्यों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी जो है क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, कहते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं कि सभी संविधाएं करार होती हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी यानी जो है संविधाएं, ऑल एग्रीमेंट्स सभी करार संविधाएं हैं। कौन से करार संविधाएं? विच आर मेड बिटवीन द कॉम्पिटेंट पार्टी, जो सक्षम पक्षकारों के बीच में हुए। सेक्शन 10 अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखें तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि वे करार संविधाएं हैं जो सक्षम पक्षकारों के बीच उनकी स्वतंत्र सम्मति विद देयर फ्री कंसेंट फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, विधपूर्ण उद्देश्य के लिए, एंड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और एक विधपूर्ण प्रतिफल और विधपूर्ण उद्देश्य के लिए अगर वो किए गए, एंड वो इन जो एग्रीमेंट्स हैं दे हैव नॉट बीन डिक्लेयर वॉइड बाय एनी लॉ, किसी भी कानून ने उन्हें शून्य घोषित नहीं किया है। तो ऐसे एग्रीमेंट एंड विच आर मेड बिटवीन द कॉम्पिटेंट पार्टीज विद देयर फ्री कंसेंट and जो है for a lawful object and lawful consideration, and they are not any declared void by any law, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें void डिक्लेयर नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो है फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पर अगर आप कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन शुड हैव सम लीगल वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, यानी जो है कुछ न कुछ का। अब यहाँ पर व्यक्ति ये कह सकता है क्योंकि मैंने वचन दिया है, लेकिन वचन में मैंने इनसे कुछ लिया तो है ही नहीं, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग एंड द अदर पर्सन हैज नॉट गिवन मी एनी कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन इज मिसिंग। जब कंसिडरेशन मिसिंग है तो देयर इज नो एनी कॉन्ट्रैक्ट।
अगर यहाँ पर अगर उस व्यक्ति को इस बात को आर्ग्यू करने के लिए अलाउ कर दिया जाए तो फिर इट विल क्रिएट इनजस्टिस यानी टू द पार्टी हु हैज रिलाइड ऑन द प्रॉमिस, जिसने उस प्रॉमिस के ऊपर रिलाई किया, एंड ही चेंज हिज पोजीशन, और उसने अपनी पोजीशन को बदल लिया, ही रिलाइड हिज पोजीशन, ही चेंज हिज पोजीशन। तो अगर उसको इस तरह से अगर आपने अगर अनुमति दी तो फिर यहाँ पर जो है उसके साथ अनजस्ट, जैसे कि किसी तरह से एक दादा जो है अपनी पोती को ये कहे कि बेटा तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ, अब सब कुछ तुम्हारा ही है, हमारे पास सब कुछ है, यानी जो है, और तुम नौकरी को छोड़ दो, यानी जो है, एंड उसे एक डिमांड नोट, एक प्रोमिसरी नोट उसे लिख के दे देता है यहाँ पर, एंड जो है, सो दैट यानी जो है शी वुड नॉट हैव टू वर्क इन फ्यूचर, कि किसी तरह से अब तुम्हें भविष्य में काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर यानी जो है इफ द ग्रैंड डॉटर कम्स एंड लीव्स द जॉब, क्विट्स द जॉब, उसने जॉब अपना छोड़ दिया और शी हैज कम, और बाद में यानी बिकॉज शी हैज रिलाइड ऑन द प्रॉमिस ऑफ ग्रैंडफादर के प्रॉमिस के ऊपर रिलाई करके उसने अपनी पोजीशन को बदल लिया है, यानी जो है, तो ग्रैंडफादर इज नाउ नॉट अलाउड, यहाँ पर इज नॉट अलाउड टू आर्ग्यू कि देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर किसी तरह से कोई कंसिडरेशन नहीं था। इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडफादर के प्रॉमिस के ऊपर रिलाई करते हुए लड़की ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर अगेन प्रोमिसरी स्टॉपल विल अप्लाई, क्योंकि अगर आपके वचन के ऊपर अगर उसने यानी जो है अपने रिलाई करके अपनी स्थिति को बदल लिया है तो उसे बाद में अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तो लेक ऑफ कंसिडरेशन कैन नॉट बी रेज्ड बाय द ग्रैंडफादर यहाँ पर किसी भी तरह से प्रतिफल की कमी को आर्ग्यू नहीं कर सकता, उसको नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है क्योंकि प्रोमिजर्स फोर्सेबिलिटी, यहाँ जो प्रोमिजर है उसने फोर्सेबल किया है, उसने इस बात की कल्पना की है, दैट इज, तो उसकी जो फोर्सिएबिलिटी है प्रोमिजर की, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस द रिलायंस इन द प्रोमिजी के अंदर इस बात की रिलायंस यानी जो है निर्मित कर सकती है, एंड जो है एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिलायंस शी इज चेंजिंग हिज पोजीशन एंड शी इज सफरिंग सम इनजस्टिस, तो लॉ विल नॉट अलाउ हर टू सफर दैट इनजस्टिस। तो यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ पर जो मैंने आपसे, तो ये भी यानी जो है यहाँ पर जो प्रोमिसरी स्टॉपल का, दैट इज ऑल्सो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी जो है आपको पढ़ने के लिए मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कंसिडरेशन के अंदर, ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि देयर मस्ट बी सम लीगल वैल्यू, कि सम लीगल वैल्यू बार्गेन यहाँ पर होना जरूरी है फॉर ए और गिवन इन एक्सचेंज ऑफ एक्ट, किसी तरह से प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस यानी कोई देयर मस्ट बी सम लीगल बार्गेन, लीगल कंसिडरेशन। अब सवाल है कि प्रॉमिस कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट ए पर्सन, कोई भी प्रॉमिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप इन्फोर्स नहीं कर सकते अनलेस अदर पर्सन हैज गिवन अप समथिंग, यहाँ पर किसी भी तरह से कि यहाँ पर ही हैज गिवन अप समथिंग ऑफ लीगल वैल्यू, जब तक वो अब लीगल वैल्यू क्या होता है कि यहाँ पर कि आप उस कार्य को करें जिसे करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर आप वचनकर्ता यानी कि प्रोमिसर के कहने से उस कार्य को कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर यहाँ पर आप लीगल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। लीगल वैल्यू यानी कि वो कार्य जिसे करने के लिए आप बाउंड नहीं, आप आबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आप वचनकर्ता के यानी प्रोमिसर के कहने से अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं, देन यू आर प्रोवाइडिंग लीगल वैल्यू। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान की उस पिक्चर के अंदर देवदास पिक्चर थी, उसमें उसका जो बाप है वो कहता है कि बेटा तुम एक काम करो कि तुम ये सब चीज़ें जो तुम, शाहरुख खान उस पिक्चर के अंदर दारू भी पीता है, पत्ते भी खेलता है और वो पारों के साथ मोहब्बत भी करता है, सब चीज़ें यानी जो है उसमें कर रहा है यानी जो है। अब ऐसी पोजीशन के अंदर अगर उसका फादर अगर ये कहे कि तुम यू क्विट ऑल दीज थिंग्स, मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से कर रहा हूँ। अब जाहिर है वो तो देवदास पुराना देवदास था, अगर कोई नया देवदास होता तो वो तो सीधे सबसे पहले कहता मैं छोड़ देता हूँ ये सब चीज़ें, यानी जो है पारू के लिए कह देता कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, कोई फर्क नहीं पड़ता यानी जो है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर अगर उसने सब छोड़ दिया है और उसके बाद उसका पिता अगर किसी तरह से उस प्रॉपर्टी को उसको नाम से करने से मना कर देता है,
तो यहाँ पर यानी जो है, क्योंकि उसने लीगल ऑब्लिगेशन, मैंने आपसे कहा कि लीगल ऑब्लिगेशन देवदास ने यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि उसका दारू पीने का राइट है, बट ही इज क्विटिंग। उसका पत्ते खेलने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद वो भी उसे छोड़ रहा है। अगर वो किसी तरह से बारों के साथ घूमने का उसको राइट है, वो छोड़ रहा है। तो जिन कार्यों को वो छोड़ रहा है, जिनका अधिकार, सिगरेट पीने का उसका अधिकार है, पीना छोड़ रहा है, तो जिनका उसे राइट है और उन चीज़ों को वो अगर छोड़ रहा है, तो ही इज प्रोवाइडिंग लीगल वैल्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लीगल वैल्यू है, तो फिर ये जो है, तो लीगल वैल्यू रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा। लीगल वैल्यू इज नॉट द इकोनॉमिक वैल्यू, लीगल वैल्यू इज नॉट यानी कि आप सोचें कोई आर्थिक मूल्य है, ऐसा नहीं है। लीगल वैल्यू इकोनॉमिक, उसकी कोई वैल्यू होना चाहिए मूल्य, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हक है कि अपने 10 लाख की संपत्ति अगर 10,000 में बेचना चाहता है, बेच सकता है, क्योंकि ही इज फ्री। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो यही है, यानी जो है ही इज फ्री टू मेक दैट बार्गेन, यानी जो है। तो वहां पर लेकिन लीगल वैल्यू रिक्वायरमेंट होना जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसी जो है ऐसे कार्य को करने का वचन दे रहा है जिसे करने का उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, तो ही इज प्रोवाइडिंग लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू रिक्वायरमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर पूरा नहीं होता है, तो कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये इसी वजह से ये कहते हैं कि ये प्रोमिसरी इस्टॉपल के अंदर, यानी दिस इज एन एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन, प्रोमिसरी इस्टॉपल, यानी दैट इज एन एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का एक तरह से ये अपवाद है, यानी जो है, क्योंकि बहुत सी जगह यानी जो है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन यानी जो है लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। और अगर किसी तरह, तो ये यहाँ पर जो लीगल वैल्यू रिक्वायरमेंट वहाँ पर यानी जो है पूरा होना प्रोमिसी के लिए बहुत जरूरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम यानी जो कंसेप्ट हैं, यानी जो अगर आप देखें, यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के, कि यहाँ पर यानी जो कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज ए प्रॉमिस, प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक्सेप्टेड प्रपोजल, और एक्सेप्टेड प्रपोजल यानी जो है के लिए यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा कि द प्रॉमिस दैट इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बिटवीन द कॉम्पिटेंट पार्टीज with their free consent for a lawful object and lawful consideration, and they have not been declared void by any law। किसी भी कानून ने उसे किसी भी तरह से void declare न किया हो। अब कंसेंट के लिए कंसेंट यानी जो है टू एग्री अपॉन द सेम थिंग द सेम सेंस, यानी जो सेक्शन 13 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसमें कंसेंट की एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत हो जाना, ये कंसेंट कहलाती है। टू एग्री अपॉन द सेम थिंग द सेम सेंस, एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होना, ये आपका यानी जो है कंसेंट कहलाती है। फ्री कंसेंट इफ द कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अगर किसी तरह से उत्पीड़न से दूषित नहीं है। कंसेंट इज नॉट विशिएटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर किसी तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो है दूषित नहीं है। कंसेंट इज नॉट विशिएटेड बाय फ्रॉड, किसी तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन, कपट से दूषित नहीं है, या फिर किसी तरह मिथ्या व्यपदेशन से दूषित नहीं है, या फिर किसी तरह से मिस्टेक से कंसेंट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि अगर कंसेंट ऐसी है कि जहाँ पर अगर ये है तो ये कंसेंस, क्यों कंसेंसस मस्ट बी कंसेंसस एड आइडम, यानी जो कंसेंसस एड आइडम यानी जो है जहाँ पर कि मतैक्यता होना चाहिए, पक्षकारों के बीच में आपस में यानी जो है मतैक्यता का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइडम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर यानी जो किसी तरह से अगर कोई एग्रीमेंट अगर इस तरह का किया जा रहा है जहाँ पर किसी तरह से पार्टीज यानी जो है दे आर नोट, किसी भी तरह से पक्षकार जो है किसी भी तरह से दे आर नॉट एक्टिंग विद देयर फ्री कंसेंट, अपनी स्वतंत्र सहमति से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी एग्रीमेंट यानी जो है, क्योंकि एरर इन कॉजा है, दिस इज कॉल्ड एरर इन कॉजा, यानी जो है कि व्हेन द कंसेंट इज विशिएटेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ कोर्शन, व्हेन द कंसेंट इज विशिएटेड by undue influence or by fraud, by misrepresentation or by mistake, तो फिर ये consensus, this is error in causa, और कॉन्ट्रैक्ट यानी जो है किसी भी तरह से फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट यानी जो विच इज मिसिंग इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट। अब सवाल है कि क्वेश्चन को जो बात कही जाती है कि व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन यानी जो उत्पीड़न जो कहा जाता है, उत्पीड़न क्या है, यानी जो है कि किसी ऐसे कार्य को करने की धमकी देना जो
इंडियन पेनल कोड के तहत अपराध है, या ऐसे कार्य को कारित करके यानी जो है किसी व्यक्ति को संविदा में प्रवेश करना, यानी जो टू मेक ए पर्सन टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर थ्रेटनिंग टू कमिट एन ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड और बाय कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड, या किसी तरह से किसी संपत्ति को डिटेन करने करके किसी व्यक्ति को संविदा में प्रवेश कराना, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी एंड टू मेक ए पर्सन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी तरह से डिटेन करने की धमकी देकर, यानी जो है यानी तो थ्रेटनिंग या फिर किसी तरह कारित करके यानी तो संपत्ति को डिटेन करके किसी व्यक्ति से संविदा में प्रवेश कराना, तो ये क्वेश्चन कहलाता है। तो क्वेश्चन यानी जो है कि ऐसा कोई भी कार्य जो इंडियन पेनल कोड के तहत उसकी धमकी देकर या उसे करके आप किसी तरह से किसी व्यक्ति को संविदा में प्रवेश कराएं। लाइकवाइज अगर आप ये देखते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी जिसे कहते हैं असम्यक असर, सेक्शन 16 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ेंगे, सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 में क्वेश्चन था, सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि जहां पर कि कई बार यानी जो है पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को डोमिनेट करने की पोजीशन में, ही इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड ही यूजेस दैट पोजीशन यानी जो है और उसका प्रयोग करे उस स्थिति का, यानी जो है टू मेक ए पर्सन टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो है पहली चीज कि पक्षकारों के बीच संबंध ऐसे हैं, द रिलेशन बिटवीन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को हावी करने की स्थिति में, एंड उस स्थिति का प्रयोग वो संविदा में प्रवेश कराने के लिए कर रहा है। अब कब कहा जाएगा कि व्यक्ति यानी जो है किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को हावी होने की स्थिति में, कब किसी व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर? तो कहते हैं कि जब पक्षकार यहां पर जो है वहन जो है अगर वो ये 16 का क्लॉज 2 है कि व्हेन ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, कब उस व्यक्ति के बारे में ये कहेंगे कि वो दूसरे पक्षकार की पोजीशन को डोमिनेट करने में यानी जो है किसी तरह से यानी जो है की पोजीशन को डोमिनेट करने में की स्थिति में। तो यहां पर जो मैंने कहा व्हेन ही होल्ड्स, उसमें बताया कि व्हेन ही होल्ड्स रियल और अपरेंट अथॉरिटी, जब वो उसके ऊपर वास्तविक या प्रलक्षित प्राधिकार रखता है, प्रत्यक्ष प्राधिकार रखता है, वास्तविक और प्रत्यक्ष प्राधिकार, ही इज अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड द सर्वेंट, द मास्टर हैज ए रियल अथॉरिटी ओवर द सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर एंड द क्रिमिनल एक्यूज, उसके बीच में भी यानी जो है ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, वहां पर भी वो दूसरे व्यक्ति की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है। तो यहां पर भी ये रिलेशन जो है यहां पर जो है कि व्हेन वन इज हैविंग ए रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर पर्सन एंड ही यूजेस दैट पोजीशन, तो यहां पर भी जो मैंने आपसे कहा कि मास्टर और सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर एंड द एक्यूज के संबंध जो है ऐसे हैं जहां पर कि वो इच्छा के ऊपर हावी होने की स्थिति में रहते हैं। किसी तरह से दूसरी चीज उन्होंने कहा व्हेन ही इज हैविंग ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, व्हेन ही इज इन ए फिड्यूशियरी रिलेशन टू अदर, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंधों में, अगर वो वैश्वासिक संबंध के अंदर है तो फिर वहां पर भी यानी जो मैंने कहा व्हेन वन इज हैविंग ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी जो है तो वहां पर भी यानी जो है ये जो संबंध है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का कि वहां पर जैसे डॉक्टर और पेशेंट का संबंध है, एडवोकेट एंड क्लाइंट का संबंध है, यानी यहाँ पर फादर और सन का है, लाइकवाइज यानी जो सॉलिसिटर एंड क्लाइंट के संबंध है, या गुरु और चेले का संबंध है, स्पिरिचुअल लीडर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। लाइकवाइज कि वेयर ए पर्सन मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, जहां पर टेम्पररीली और परमानेंटली यानी जो है अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करना जिसकी मानसिक सामर्थ्य जो प्रभावित हो गया है स्थायी या अस्थायी रूप से बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा, या अदर बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से उसका मानसिक सामर्थ्य, ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करना। तो यहाँ पर जो है ऐसे इन संबंधों में यहाँ पर जो है आपका जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो प्रिज्यूम किया जाएगा। बाकी और दूसरे संबंध हैं जैसे माँ और बेटी का संबंध है, या ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का सन और ग्रैंड फादर का संबंध है, या लैंडलॉर्ड और टेनेंट का संबंध, यहाँ पर आपको साबित करना होता है। लेकिन ये संबंध जो सेक्शन 16 में बताए गए हैं वहां पर आपको वहां पर प्रिज्यूम किया जाता, प्रिजम्पशन है यानी जो। तो यहाँ पर जो सेक्शन के अंदर ये भी कह दिया गया कि
who will have the burden, यानी presumption कानून ने अगर किसी के burden then goes to the other person, कि फिर वो डॉक्टर साबित करे, एडवोकेट साबित करे, गुरु साबित करे कि वहां किसी तरह से कोई असम्य कसन नहीं था, बर्डन उसके ऊपर लाई करेगा और दे कैन रिबट दिस प्रिजम्पशन बाय आर्ग्यूइंग दैट फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट वाज मेड, कि वो कह सकते हैं कि हमने तो पूरी तथ्यों का प्रकटीकरण कर दिया था, या फिर यहाँ पर जो है दैट अदर पार्टी वाज इन अ पोजीशन यहाँ पर जो है टू टेक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट एडवाइस यानी जो है फ्रॉम एनी पर्सन, अदर पार्टी वाज फ्री। तो फिर यहाँ पर भी यानी जो मैंने आपसे कहा, और इफेक्ट में यानी जो है यहाँ पर इफेक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट है, सेक्शन 19A के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट भी बताया गया है। 19A के अंदर यानी जो है अगर संविदा अगर असम्यक असर से दूषित है तो यहाँ पर जो है तो स्पेशल फीचर है सेक्शन 19A का, यहाँ पर जो है कि वाइल यानी मैंने कहा आपका कि रेसिशन अगर कोई व्यक्ति अगर करता है तो जो भी लाभ ले लिए होते हैं उसे वापस करना होता है। अगर 19 के अंदर किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जाता है फ्रॉड की वजह से या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, या तो वहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो है वहाँ पर कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर संविदा तो वहाँ पर लाभ जो ले लिए वापस करने होते हैं। लेकिन अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशन है, कोर्ट डिस्क्रिशन है कि कोर्ट कैन ऑर्डर द पार्टी टू रिफंड द बेनिफिट्स और एनी पार्ट ऑफ द बेनिफिट और टू द होल बेनिफिट, या फिर बिल्कुल नहीं मना कर सकती विदाउट एनी डायरेक्शन, यानी जो है कोई डायरेक्शन नहीं देती यहाँ पर जो है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये सम्यक असर का यानी जो है इसी तरह से ये चीज़ें आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। मैंने कहा ना कि पूरा एक लेक्चर के अंदर इस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि ये लेक्चर सीरीज़ हम चलाएंगे, आप लोग इसमें ज़रूर जुड़ें। अगर आप जुड़ते हैं तो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इन लेक्चर्स के ज़रिए से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आएँ और बेसिक कंसेप्ट जो है हर कानून के हम आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका फ़ायदा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।